अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सुरवरदी। तीन बड़ी खबरें जिन पर आज हम तजिया भी करेंगे, बात भी करेंगे। इसराइल ने ईरान पर हमला किया है, हमला हुआ है, नहीं हुआ है, आगे क्या होगा, भारत में इलेक्शंस का पहला फेज़ और कुछ पाकिस्तानी सियासत पर। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ साबिक सेनेटर सैयद मुशाहिद हुसैन मौजूद हैं। हम उनसे ईरान इसराइल पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुशाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बड़ा अस्सलाम वालेकुम। मुशाहिद साहब, इसराइल कहता है हमने इस्फहान पर हमला किया है, ईरान कहता है ऐसा कोई हमला नहीं हुआ है। आप इसराइल के साथ हैं या ईरान के साथ हैं? ईरान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, ईरान हमारा हमसाया है, ईरान हमारा हलीफ है, ईरान हमारा दोस्त है और उनके सदर मुमलिकत इब्राहिम रईसी साहब अगले हफ्ते आ रहे हैं। हम उनकी मेज़बानी करेंगे, तो हम अच्छे मेज़बान हैं, तो इसलिए हम ईरान के साथ हैं। आप मानते हैं कि इसराइल ने हमला नहीं किया, क्या आप मानते हैं कि हमला हुआ है? नहीं, मैं तो अपना मुशाहिदा दूंगा ना। मेरा मुशाहिदा है कि इसराइल ने छोटा मोटा हमला किया है, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम किया और है। वो फेस सेविंग के लिए किया है कि नेतन्याहू अपने लोगों को कह चुके हैं कि मैंने भी कुछ जवाबी कार्रवाई की है ताकि हिसाब बराबर हो जाए। देखें, जब ईरान ने हमला किया था तब इसराइल ने ये तस्लीम नहीं किया था कि उसका कोई नुकसान हुआ है। आज इसराइल ने हमला किया है तो ईरान ये तस्लीम नहीं कर रहा कि उनका कोई नुकसान हुआ है। दोनों तरफ एक जैसी पॉलिसी नज़र आती है कि नुकसान को एडमिट नहीं करना। मेरे ख्याल में जो ईरान ने जवाबी कार्रवाई की थी इजरायली जारियत के मुकाबले में, उसके नतीजे में तो जो ईरान ने उनका सबसे बड़ा जो एयर बेस है जिसमें F-35 त्यारे पार्क थे, नेवतिम, जो सहरा नेगेव डेजर्ट में है, उधर तो 7 गिरे थे उनके मिसाइल्स और वो बाद में मगरबी इसराइल ब्लॉग ने तस्लीम भी किया और उनका जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स करीब था उधर भी पड़े थे, निशाने पर पड़े थे और उन्होंने पेनिट्रेट भी किया था ईरान का जो आयरन डोम है और सारा सिक्योरिटी निजाम है। वो तो मेरे ख्याल में सब मानते हैं और ईरान के हमले के मुकाबले में पूरा मगरब मोबिलाइज था। जहां तक ये ताल्लुक है, मेरे ख्याल में ये जानबूझ के उन्हें हमला, देखे ना, अगर आपने काहूटा पर हमला करना है तो आप मंडी बाउदीन तो नहीं करेंगे ना हमला। वो उन्होंने जान के इस्फहान किया और इस्फहान से भी कोई न्यूक्लियर तंसीबात पर नहीं किया, हालांकि बहुत बड़ा न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उधर, नेतान्स, उधर नहीं किया। तो ये उन्होंने सिर्फ एक हाजिरी लगानी थी कि हमने भी जवाबी कार्रवाई कर ली। नेतन्याहू की पोजीशन बड़ी खराब हुई थी क्योंकि ईरानी जवाबी कार्रवाई ने ईरान उनको इजराइल को हिला के रख दिया था लेकिन और लेकिन इसलिए उनकी फिर मैं आपकी बात से समझाऊं कि इट्स नाउ क्लोज्ड। इसराइल ने बदला ले लिया, ईरान ने कर लिया, तो द इक्वेशन इज बैलेंस्ड एंड द इक्वेशन इज क्लोज्ड। मेरा मुशाहिदा यही है। बिल्कुल सही आपने समाप्त किया कि जी अब हिसाब बराबर हो गया, क्योंकि जो कुंजी है इस चीज की मुज़म्मिल साहब, वो वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका जंग अफोर्ड नहीं कर सकता, इलेक्शन ईयर है बाइडेन का और ईरान के खिलाफ जंग बहुत खतरनाक जंग हो सकती थी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है आप भी कर लें। उन्होंने एनओसी दे दिया और और आपको पता है पहली दफा अमेरिका ने ऐलान किया था पिछले हफ्ते कि अगर इजराइल की ईरान की जंग होती है तो हम इजराइल का साथ नहीं देंगे। तो बड़ा क्लियरली उन्होंने रेड लाइन बना ली थी कि जंग नहीं होनी चाहिए और वही हुआ और मेरे ख्याल में अब ये चीजें स्कोर सेटल हो गया है। ईरान भी तसल्ली से है और इजराइल ने भी अपने पब्लिक ओपिनियन को कह दिया नेतन्याहू ने कि जी मैंने जवाब दे दिया है। लेकिन अब ये आपने अपनी गुफ्तगू के शुरू में कहा कि ईरानियन प्रेसिडेंट यहाँ आ रहे हैं 22 तारीख को, तो हम तो अमेरिकन को बहुत एक्टिव देख रहे हैं ईरानियन प्रेसिडेंट के आने से पहले। वो तो उनकी तो बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच है इस वक्त पाकिस्तान के साथ के ईरानियन प्रेसिडेंट के साथ को हम कोई डील ना कर लें गैस पाइपलाइन पे कुछ में। तो ऐसे माहौल में पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता ईरान के साथ खड़ा होना। देखिए, नहीं, बात यह है कि आपके मफादात का इशू है। 60 साल पहले जब फील्ड मार्शल अयूब खान ने और जुल्फिकार अली भुट्टो ने फैसला किया कि हम चीन के साथ ताल्लुकात बढ़ाएंगे, चीन का साथ देंगे, तो उस पर चीन के मुखालिफ में अमेरिका भी था और सोवियत यूनियन भी था, लेकिन हमारे मफादात उनसे मुंसलिक थे। जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने फैसला किया कि हमने न्यूक्लियर बम बनाना है तो अमेरिका बाग मुखालिफ था। जब मियाँ साहब ने फैसला किया 98 में कि हमने धमाका करना है तो पूरा मगरब उनके शदीद खिलाफ था। तो हम पाकिस्तानी क़यादत में इतनी सलाहियत है मेरे ख्याल में और हमारे सिस्टम में
कि जहां हमारी रेड लाइन है, हमारे कोर मफादात हैं, चाहे वो ईरान के साथ हो या चीन के साथ हो या इस खत्ते में हो, हम उस पर स्टैंड ले लेते हैं, तारीखी लिहाज से भी और मौजूदा भी ले लेंगे इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है कि गैस पाइपलाइन पे इस दफ़ा कुछ ब्रेक थ्रू हो जाएगा और क्या हो जाएगा ईरान से, या ये एक रस्मी मुलाकात होगी और वो दौरा करके चले जाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल में ये अहम मुलाकात है। देखे ना, जो हमारे बायलैटरल इश्यूज क्या है इस वक्त, एक तो है पाइपलाइन का। हमने ऐलान कर दिया कि हमने पाइपलाइन को बनाना शुरू कर दिया है और वो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। अभी तो हम बना रहे हैं अपने मुल्क के अंदर अपने वसाइल के साथ पाइपलाइन, वो 5-7 साल के बाद ईरान के साथ पाइपलाइन से जुड़ेगी। तो फिलहाल हमने किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, ना अमरीकी पाबंदियों की। दूसरा इशू है बॉर्डर सिक्योरिटी का। ईरान पाकिस्तान बॉर्डर जो बलूचिस्तान में है, दहशत गर्दी का इशू, उनको भी शिकायत है, हमें भी शिकायत है, वो भी बड़ा अहम इशू है। तीसरा इशू है इस इलाके के हवाले से कि जो सूरत हाल है सिक्योरिटी के हवाले से, ईरान और पाकिस्तान के मुश्तरका मफादात हैं। हमारा बेस्ट फ्रेंड चाइना, उनका भी अब बेस्ट फ्रेंड हो गया है, तो बेहतर है और हमारे लिए भी जरूरी है कि हमारे 4 में से 3 हमसायों से ताल्लुकात को कशीदा रहे हैं। हाल ही में चीन भी थोड़ा सा नाखुश था क्योंकि उनके लोगों पर हमला हुआ, तो हम भी चाहते हैं कि हम अपना फ्लैंक कवर करें। ईरान को भी जरूरत है कि जो इतना अहम मुल्क है पाकिस्तान, उससे हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में दोनों के मफादात और मुश्तरका हैं, दोनों में बुनियादी मफादात में कोई तजाद नहीं, और उनके दौरे से कोई अमेरिका के खिलाफ कोई महाज खड़ा नहीं हो रहा, बल्कि इलाकाई ताउन में तकवीत पहुंचेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, मुशाहिद साहब, ईरान पर पहले शाम में ईरानी एम्बेसी पर हमला हुआ, फिर अब आज ईरान पर हमले की बात हो रही है, फिर ईरान ने हमला किया, फिर फ़लस्तीनी को 35,000 के करीब शहीद हो गए इसराइली हमले से। आर यू नॉट डिसअपॉइंटेड विद OIC या अरब ममालिक के रिस्पॉन्स से कि कोई अरब ममालिक और OIC हॉस्टेज है, कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ से? मैं आपके सवाल को 2 पहलू में देखता हूँ। एक है कि जो ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, जो मेरे ख्याल में बड़ी हिम्मत, जुर्रत और सलाहियत का मुजाहरा किया, और जो एक भरम था इसराइल का वो हिला दिया। और दूसरा जो हमास के मुजाहिदीन ने किया, मैं उसको भी सलाम पेश करता हूँ। इतनी कुर्बानियां दी हैं उन्होंने, और वो खड़े हुए हैं, और पाकिस्तानी कौम भी ज़ाहिर है फलस्तीनी कौम के साथ खड़ी है। लेकिन जो आपने बात की, मुझे ये अफसोस जरूर है, ये वही OIC है जो जब किंग फैसल शहीद थे, सऊदी अरेबिया के लीडर, उन्होंने जब 73 की जंग हुई थी, अरब इजरायली जंग, तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने पायलट्स भेजे थे सीरियन एयरफोर्स के साथ, वो लड़े थे इसराइल के खिलाफ, और जो तेल था उसकी सप्लाई बंद कर दी थी, ऑयल एम्बार्गो कर दिया था मलक फैसल शहीद ने, शाह फैसल शहीद ने। तो ये वो याद ताज़ा आ गई। अब पैसा हमारे पास ज्यादा है मुसलमानों के पास, लेकिन हिम्मत और जुर्रत का फुकदार है। नहीं, मैं आज देखा हमने कि अमेरिका ने फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत को भी वीटो कर दिया। अब देखें ना, इतनी शहादतों के बाद भी जब आप कहते हैं कि 2 स्टेट्स पे हमारा इत्तेफाक है, पैलेस्टाइन और इजराइल 2 स्टेट्स होंगी, 2 स्टेट्स पे तो एक पूरी दुनिया मुत्तफिक है 2 स्टेट्स पर, तो फिर भी एक फ़लस्तीन की रुकनीत को इस वक्त वीटो करना, तो ये जाहिर नहीं करता कि वो इसराइल को पूरा फ़लस्तीन ग्रैब करने का मौका देना चाहती हैं? बिल्कुल सही कहा। अमेरिका की पॉलिसी दौरे मेयार पर है, मुनाफिकत पर है, और बड़ा अफसोसनाक है कि कॉल ऑफ फेल में इतना बड़ा तजाद है कि वो जो UN रेजोल्यूशन की मुखालफत करें। 2 स्टेट तो UN रेजोल्यूशन का हिस्सा है, और उस हवाले से, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि ये जो राउंड हुआ है, इसराइल सफारती लिहाज से, सियासी लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, कानूनी लिहाज से गाजा की जंग हार चुका है। उनको उनका ख्याल था कि हम हमास का एलिमिनेशन कर देंगे, और ये राउंड भी ईरान ने जीत लिया है। इसलिए जीता है कि जो इजराइल का भरम था कि इजराइल को पत्ता नहीं हिल सकता, इजराइल को कोई छेड़ नहीं सकता कोई मुसलमान मुल्क, पहले हमास ने किया 7 अक्टूबर को, अब अप्रैल में ईरानियों ने किया। तो मेरे ख्याल में वो बड़ा फर्क पड़ा है, और वो जो सारा स्कीम बन रही थी कि इजराइल को तस्लीम करो, फलस्तीन का खात्मा करो और ईरान को तनहा करो, वो तो मिडल ईस्ट स्ट्रेटजी फेल हो चुकी है जो 7 अक्टूबर से पहले थी। लेकिन ईरान पर यह तनकीद भी तो हो रही है कि जब 35,000 फ़लस्तीनी शहीद हो रहे थे तो उन्होंने एक ड्रोन नहीं चलाया तो अपने मुफाद में चलाया जब उनकी एम्बेसी पर हमला हुआ, फ़लस्तीनियों के लिए तो नहीं उन्होंने चलाया। तो अब हर मुल्क का अपना मुफाद है, कोई जॉइंट तो नहीं, फिर अरबों से क्यों गिलाए? वो कहते हैं अरब भी अपने मुफाद पर है। अरब की बात नहीं, ईरान की बात नहीं, असूल की बात है। जो हमास जंग लड़ रही है, हमास को पैसा और हथियार कौन देता है? ईरान। फलस्तीनी इस्लामी जिहाद जो जंग लड़ रहे हैं इसराइल के खिलाफ,
उनको पैसा और उनको हथियार कौन देता है? ईरान। हिजबुल्लाह के पास 1 लाख रॉकेट है, वो रॉकेट कहां से आए? कोई मेड इन बैरूत तो नहीं है ना। तो वो ईरान इज सपोर्टिंग देम। पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है फलस्तीनी कॉज को, मेरे ख्याल मोर देन एनी अदर अरब कंट्री। हम वाहिद नॉन अरब मुल्क हैं जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया है। 1967 की अरब इजरायली वॉर में हमारे पायलट थे, अयूब खान साहब सदर थे, वो लड़े थे। उर्दन की एयरफोर्स से 4 इजरायली जहाज गिराए थे। 73 का मैंने बताया भुट्टो साहब के दौर में 2 जहाज इजरायली गिराए थे। ग्रुप कैप्टन सतार अलवी साहब थे। अरब इजरायली जंग जो शाम के साथ लड़े थे। तो हमारा तो बड़ा जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान हो और अब ईरान इनकलाब के बाद उनकी पॉलिसी बड़ी क्लियर हुई और अच्छा, फलस्तीन। आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि नेतन्याहू बहुत गैर मकबूल हैं इसराइल में, और मैंने आपकी ये बात सुनी। तो अगर वो गैर मकबूल हैं और अगर आज वाली स्ट्राइक भी इसराइल में ये कबूल नहीं की जाती कि कोई मौसर स्ट्राइक थी, जैसे हम सब कह रहे हैं कि ये एक आई वॉश था और ये कोई मौसर स्ट्राइक नहीं थी, तो फिर डोमेस्टिक प्रेशर दोबारा स्ट्राइक का तो होगा। आप दोबारा स्ट्राइक को कैसे रूल आउट कर सकते हैं? इसराइल दोबारा भी स्ट्राइक कर सकता है अगर डोमेस्टिक प्रेशर बढ़ेगा नेतन्याहू पर कि उसने कुछ नहीं किया। देखिए, नेतन्याहू को एक चीज का पता है कि वो चूंकि हमास को खत्म करने में नाकाम रहा। इजरायली हॉस्टेजेस अभी भी हैं 6 महीने के बाद। जो टॉप हमास की लीडरशिप है, या सिनवार हो या मोहम्मद अबू दयाफ हो, वो अभी तक टनल्स में छुपे हुए हैं। तो एक और जंग है मुजम्मिल साहब, आप खुद भी नॉलेजेबल हैं। एक है कन्वेंशनल वॉर जो ईरान, इराक और इसराइल की, जो अमेरिका नहीं चाहता, जो अभी तक मैं समझता हूँ खत्म हो गया है वो किस्सा। लेकिन एक है शेडो वॉर, जो आप उनकी इंटेलिजेंस चेक करती है, जो शेडो वॉर है, बॉम्ब ब्लास्ट करती है, प्रॉक्सीज इस्तेमाल करती है। ईरान भी करता है, इसराइल भी करता है। वो शेडो वॉर तेज होगी। जैसे उन्होंने इसराइल ने ईरान का न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिया, उनका जर्नैल मार दिया जब ये 2 अप्रैल को दिमिश्क में। वो शेडो वॉर ईरान और इसराइल की वो बढ़ेगी, और आप एक्सपेक्ट कर लें कि मोसाद जो है वो कई नई जगह टारगेटिंग करेगा इस तरीके से, और ईरान भी अपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोशिश करेगा। तो शेडो वॉर तेज होगी, लेकिन कन्वेंशनल वॉर का खतरा नहीं। जॉर्डन ने ईरान इसराइल में इसराइल के साथ खड़े हुए, जॉर्डन ने अपनी एयर स्पेस भी नहीं दी। आप समझते हैं कि जॉर्डन ने ठीक किया, क्योंकि पुराना भी जॉर्डन की एक हिस्ट्री मौजूद रही है? लेकिन जॉर्डन का अपना व्यू था कि उन्होंने अपनी एयर स्पेस का दिफा किया। अगर उनके एयर स्पेस के ऊपर से कई जगह रॉकेट या ड्रोन्स जा रहे हैं तो उन्होंने उस हवाले से किया। तो उन्होंने ये तासुर दिया है कि वो अपना दिफा कर रहे थे, जो उनका हक है मेरे ख्याल में। और मैं समझता हूँ कि हर मुल्क का अपना हक है कि अपने हवाले से अपना दिफा करें। और जॉर्डन की पोजीशन जरा काफी प्रिकेरियस कह लें, क्योंकि 60% जॉर्डन की आबादी जो है वो फलस्तीनी है, अक्सरियत है। तो उन्होंने अपना भी स्टेबिलिटी कायम करनी है। तो मैं जॉर्डन हो या किसी और मुल्क से गिला नहीं करूंगा, उनके हर एक अपने मफादात होते हैं। तो मजमूई तौर पर जो बाकी मुल्क जो स्टैंड ले रहे हैं, कई लोग बड़ा अच्छा स्टैंड ले रहे हैं, उनको वेलकम करना चाहिए, जिसमें तुर्की है, मलेशिया है, कतर है, और इवन सऊदी अरेबिया ने भी कोई, उन्होंने ईरान के खिलाफ, और यूएई ने भी कोई ऐसा पब्लिक स्टैंड नहीं लिया इस इशू पर। लेकिन कोई इसराइल की इतनी मजम्मत भी नहीं की जिस तरह की जा सकती थी, उससे भी रेफ्रेन रखा है इसराइल के ख़िलाफ़ कोई सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करने से। जो फॉरेन ऑफिस के स्टेटमेंट्स आए हैं सबके, उसमें कोई इसराइल के ख़िलाफ़ भी सख्त ज़ुबान नहीं है, अगर ईरान के ख़िलाफ़ नहीं है। यही कहा गया है कि कशीदगी कम करें, सुलह की बात की गई है, मजम्मत नहीं की इसराइल की किसी ने। ये बात सही है, इसराइल का नाम लेते डरते भी हैं। लेकिन ये भी है कि कुछ लोग जो हैं अरब ममालिक में, वो हमें हमास की जो तहरीक आज़ादी तंजीम है, जो अवामी उमंगों की तर्जमान है गाजा के अवाम की, उनकी नजरियात से वो इख्तलाफ करते हैं। जो वो समझते हैं कि ये रेडिकल इस्लामिस्ट है, तो उससे जरा खौफजदा भी हैं कुछ लोग। आप देखते हैं ये जो अब आपने कहा कि प्रॉक्सी वॉर बढ़ेगी, शेडो वॉर बढ़ेगी, आपका भी एनालिसिस है जिसके नतीजे में अनरेस्ट तो होगा खित्ते में, क्योंकि वॉर आप आगे अनरेस्ट तो देख रहे हैं, वो उस अनरेस्ट का पाकिस्तान पे क्या असर होगा? उसका दो असर हो सकते हैं। अगर तो ये मामला बढ़ता है तो एक तो इक्तिसादी असर हो सकता है कि तेल की कीमतों में इजाफा हो, जिससे मईशत पर हमें अफेक्ट होगा तवानाई के हवाले से। दूसरा जो है वो खतरनाक पहलू है, क्योंकि अगर प्रॉक्सी वॉर बढ़ती है तो नॉर्मली मैंने देखा है, जो मेरा मुशाहिदा है और आपने भी देखा होगा,
कि मगरब हो या इसराइल हो, वो कोशिश करता है कि जो ईरान के अंदर फॉल्ट लाइन है, लसानी कह लें और एथनिक कह लें, उसको एक्सप्लॉइट करता है। जैसे कुर्दों के हवाले से कुछ अरब पॉपुलेशन भी है, कुछ बलोच पॉपुलेशन भी है, तो वो उसको वो उजागर करेगा। जैसे उन्होंने तंजीमें पाली हुई, जैशुल अदल और जुंदुल्ला जो थे, तो वो तंजीमें एक्टिवेट हो सकती हैं। उससे पाकिस्तान जो बॉर्डर है ईरान का, क्योंकि हमारे यहाँ भी बलूचिस्तान के लोग एक सूबा है, ईरान का भी सिस्तान बलूचिस्तान एक सूबा है, कुछ अफगानिस्तान में भी है, तो उससे ये खिता मुतासर हो सकता है, जिससे दूरस्थ नतायज ये हो सकते हैं कि सीपैक का एक महवर है गवादर और बलूचिस्तान, वो इफेक्ट हो सकता है। तो ये जरूर है कि अदम इस्तेकाम से उसका असरात पाकिस्तान पर जरूर हैं। लेकिन हमने देखा कि आउट ऑफ द ब्लू एक दिन ईरान ने हमारे ऊपर मिसाइल मार दिया जिसकी किसी को कोई तवक्को नहीं थी। फिर हमने उनसे अपोलोजाइज़ करने के लिए कहा, उन्होंने अपने मिसाइल मारने को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया इंटरनेशनल लेवल पे कि हमने ठीक किया है। फिर पाकिस्तान ने जवाब में मिसाइल मारा तो सफ़ीर वापस भेजे गए, फिर उनके फॉरेन मिनिस्टर आ गए, फिर हशप किया गया। तो वो भी किसी को समझ नहीं आई कि पहले तो वो मारने के बाद उसको जस्टिफाई कर रहे थे, फिर हमने मारा तो फिर एकदम सुलह पर आ गए। तो इसको ये नहीं आएगा ईरानी सदर के इस दौरे में सामने कि ये क्या किया था आपने? वो रफा दफा हो गया। अच्छा। लेकिन जी हाँ, इस्लाम में भी तौबा की गुंजाइश है। हाँ, उन ईरानियों ने जो इंप्रेशन दिया हमें कि वो लोकल ऑपरेशन था, हाँ, और मेरे ख्याल में ईरान की डीप स्टेट का ऑपरेशन था, वो ईरानी गवर्नमेंट से ऑथराइज नहीं था। क्योंकि अच्छा, उसी वक्त ईरान का फॉरेन मिनिस्टर उस वक्त हमारे कायम मकाम वजीर आजम से मिल रहा था डावोस में, आपको याद होगा, और उसको पता ही नहीं था कि ये स्ट्राइक होने वाली है। तो वो इन ममालिक में डीप स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट भी करती है। जो उनके पासदारान है ईरान के इनकलाब के, वो वजारत खारजा को कहना नहीं बताते। तो उन्होंने, ईरान ने भी कहा कि उनके लोकल कमांडर्स का ऑपरेशन था, तो वो उन्होंने भी कह दिया सॉरी, हमने भी कह दिया चलो जाने दो। और वो इतनी जल्दी लड़ाई भी और इतनी जल्दी सुलह भी तारीख में कभी नहीं हुई। और इसलिए था कि क्योंकि हमारे कोई बुनियादी इख्तलाफात नहीं है, तजादात नहीं है, और दोनों तरफों ने कहा कि हमारे इंटरेस्ट में है कि इसको डिफ्यूज किया जाए। और इसीलिए आप देखेंगे उनके प्राइम प्रेसिडेंट भी आने का इम्कान है अगले हफ्ते, और हालात उस तरह नहीं है कशीदा, क्योंकि ईरान इज नॉट इंडिया। इंडिया की बात और है जो पुलवामा में हुआ था, वो हमें खैर खानी हमारा दुश्मन समझा जाता है। ईरान इज नॉट आवर हरीफ, ईरान हमारा हलीफ है। बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन साहब हमारे साथ बात करने का। नाज़रीन, आपने मुशाहिद साहब की गुफ्तगू सुनी। उनके ख्याल में ईरान इसराइल स्कोर 1-1 बराबर हो गया है। ये 1-1 स्कोर के बाद उनके ख्याल में अब शेडो वॉर होगी, प्रॉक्सी गुरिल्ला जंग, बाकायदा कन्वेंशनल जंग उन्हें ईरान इसराइल की आगे चलती नज़र नहीं आती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया निगार अमीर अब्बास साहब। पाकिस्तान की सियासत पर बात करेंगे। अमीर अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। अमीर अब्बास साहब, स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 2 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी है। कल सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान जो उन्होंने नाजेबा कलमात कहे, जो हरकत कहीं, आपके ख्याल में स्पीकर ने ठीक किया और पार्लियामेंट के तकद्दुस की हिफाजत की जानी चाहिए? देखिए, स्पीकर का ये प्रोगेटिव है और कोई अदालत, कोई और निज़ाम, कोई एक्सटर्नल फोर्स स्पीकर के इख्तियारात को डिक्टेट नहीं कर सकती। क्योंकि स्पीकर कस्टोडियन ऑफ हाउस है तो वो ये फैसला कर सकता है रूल्स के मुताबिक। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। जहां तक कल के कंडक्ट का ताल्लुक है ऑपोजिशन के, तो कमोबेश इसी तरह का कंडक्ट हमने हर दौर में देखा। परवेज मुशर्रफ जब पूरी ताकत के साथ पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन से खिताब करने के लिए आया तो उसको तकरीर नहीं करने दी कि वो मुक्का लहराता हुआ बिलाखिर अपनी अधूरी तकरीर छोड़कर चला गया। उसके बाद भी हमने देखा जरदारी साहब के जमाने में नून लीग, जो 2008 से 13 का जमाना था, उसमें नून लीग इसी तरह का एहतजाज किया करती थी आसिफ जरदारी के खिलाफ जब वो पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन से खिताब करते थे। फिर आरिफ अलवी जब सदर थे इमरान खान के जमाने में, उस वक्त भी इसी तरह का एहतजाज देखने को मिला। कल उसमें शायद आपकी नजर में वो थोड़ी ज्यादा सख्ती होगी या तलखी होगी, तो उसकी वजह थी, उसका एक सियाको सबाक था
कि आपने एक जमात को गुज़श्ता 2 साल से कुचलने की, मसलने की कोशिश की। आपने उसको दीवार से लगाया, आपने उसको सफोकेट किया, बल्कि मैं कहूंगा कि आपने उसको स्ट्रैंगुलेट किया। ये जो स्ट्रैंगुलेशन ऑफ अमीर अब्बास साहब, पहली बात तो आप मुशर्रफ का और जरदारी का मुआवजना कर रहे हैं। मुशर्रफ वर्दी में था, जरदारी ने तो मेरा मतलब है कि आइन बहाल किया, अपने इख्तियारात दिए। मुझे कोई मुआवजना इतना ठीक नहीं लगता। कल आप ज़ियाउल हक का और आसिफ जरदारी का मुआवजना करने लग जाएंगे, परसों अयूब खान का मुआवजना करने लग जाएंगे, तो मुझे वो कोई ठीक नहीं लगेगा। आप अपनी मर्ज़ी से जिससे चाहें मुआवजना कर लें। और आपके ख्याल में जिस जमात को इतना किया गया, उसकी एक सूबे में हुकूमत है, कौमी असम्बली में उसकी 90 सीटें हैं। ये अलग बात है कि वो जमात कहती है कि मेरे हुकूमत पहले हमारे लीडर को बाहर निकाले, फिर हम बात करेंगे। तो बाहर निकालने, हुकूमत जब बाहर निकालेगी तो NRO से निकालेगी, और जब अदालतें निकालेंगी तो इंसाफ से निकालेंगी। तो जब ये जमात हुकूमत को कहती है कि आपसे बात तब करेंगे जब आप कैदी नंबर 804 को बाहर निकालेंगे, तो NRO मांग रहे होते हैं ना, क्योंकि हुकूमत तो NRO ही दे सकती है, इंसाफ तो अदालत ने देना है। पहली बात तो ये आप कह रहे हैं कि एक जमात की 90 सीटें हैं। हाँ, यानी आप चाहते हैं कि जिस जमात की 2/3 अक्सरियत थी, जिसको अब उसके नाक़दीन कहाँ भी थी 8 फरवरी की शाम 5 बजे तक थी। अभी तो 5 बजे के बाद शाम पोलिंग खत्म हुई तो थी, बगैर गिनती गई थी ना। पोलिंग जब गिनती शुरू हुई तो थी, मतलब गिनती मुकम्मल होने तक नहीं तो जो वोट पड़े थे शाम, देखिए ना, 5 बजे के बाद तो वोट ही पड़े ना। लोगों के वोट 5 बजे के बाद नहीं पड़े, 5 बजे के बाद फिर किसी और के वोट पड़े। तो जो लोगों के वोट पड़े थे शाम 5 बजे तक, वो 2/3 के वोट थे। पता नहीं फिर जब 2018 में RTS बैठा तो किसके वोट थे? फिर तो मेरा मतलब है कि मुझे भी फिर 2/3 उस वक्त नून लीग के पास थी 2018 में। तो मुझे वैसे ये मैंने दुनिया के हर मीडिया को फॉलो करता हूं। मैं लैटिन अमेरिकन मीडिया को फॉलो करता हूं, अरब मीडिया को फॉलो करता हूं, वेस्टर्न मीडिया को फॉलो करता हूं, गल्फ मीडिया। मुझे किसी भी मीडिया में ये आर्ग्यूमेंट नहीं मिलता मुजम्मिल साहब जो आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हैं। यानी अगर आज कुछ गलत हुआ है तो कहो वो फलां ने भी तो गलत किया था ना, उसका जवाब पहले दो। आपसे नहीं अमीर अब्बास साहब, अभी जब मैंने पहला सवाल किया कि सदर के खिताब पर नाजेबा कलमात, तो आपने माजी के मुआवजे से उसको जायज किया। जब मैंने दूसरे सवाल में माजी के मुआवजे से उसको जायज किया तो आप मेरे खिलाफ हो गए। मतलब आप इस्तेमाल कर लें, माजी का मुआवजा जायज है, मैं इस्तेमाल करूं तो गलत है। नहीं किया, मैंने जायज नहीं किया। अच्छा, मैंने कहा कि प्रोटेस्ट, ऑपोजिशन प्रेसिडेंट के सामने प्रोटेस्ट करती है, ये रिवायत है। ये मैंने कहा है। धांधली कौन सी रिवायत है भाई? आप धांधली की रिवायत को जस्टिफाई करना चाहते, मैं तो प्रोटेस्ट की रिवायत को जस्टिफाई कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हर दौर की ऑपोजिशन ने अपने दौर के सदर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। आपको आरिफ अलवी की मेरी बात याद नहीं आ रही, आपको मुशर्रफ याद आ रहा है, आसिफ जरदारी। अच्छा, उसी आसिफ जरदारी के खिलाफ आज की नून लीग, जो आज आसिफ जरदारी के साथ यूं लव एंड हेट रिलेशन, बिल्कुल जफियां, यूं ऐसे क्लोज, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, यही नून लीग 2008 से लेकर 2013 तक, यही आसिफ जरदारी जब पार्लियामेंट में ज्वाइंट सेशन से खिताब करते थे, यही आज PTA की जगह पे नून लीग होती थी। मैं तो एहतजाज की रिवायत की बात कर रहा हूं, मैं कोई जस्टिफाई तो नहीं कर रहा किसी गलत बात को। एहतजाज की भी लिमिट्स हैं ना। आप तो धांधली में जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, धांधली में देखें, इस मुल्क में अगर मैं आपको बताऊं 2002 के इंतखाबात तो मुशर्रफ ने कराए, वो तो मार्शल लॉ के तहत थे। 2008 के इंतखाबात पर किसी को इतराज़ नहीं था, वो नताइज सब ने तस्लीम किए। ठीक है, 2013 के इंतखाबात के ऊपर जुडिशल कमीशन बना और वो इंतखाबात को जुडिशल कमीशन ने जायज़ करार दिया। अब 2018 के इंतखाबात पर RTS बैठा, उस वक्त के वज़ीर आज़म से मुतालबा हुआ कि आप धांधली हुई है, आप तहकीकात कराएं। उसने कहा मैं नहीं कराता, जाओ मेरा जो करना है कर लो। मेरा वाला बात तो वहाँ से शुरू करेंगे ना, 18 से। आज शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं? नहीं, जो करना कर लो। नहीं, चूंकि 2018 में ये कहा गया ना, अगर तहकीकात होंगी तो पहले 2018 की नहीं होंगी, सीधी 2024 की होंगी। 2018 की तहकीकात से क्यों डरते हैं आप? यार आप मेरे साथ एक उसूल तय कर रहे हैं आज इस प्रोग्राम में। अच्छा, आप और मैं मिलकर मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन आप भागेंगे, मैं आपको भागने नहीं दूंगा। नहीं, मैंने क्यों भागना? तय कर रहे हैं मेरे साथ। क्या मैं 2024 के इलेक्शन की में होने वाली धांधली का मुतालबा बाद में करता हूं। मैं 2018 में होने वाले इलेक्शन में धांधली और जनरल कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद के किरदार की तहकीकात का मुतालबा पहले करूं। खुश है? नहीं, पर तहरीक इंसाफ को भी तो करना चाहिए ना। फरीक आप तो नहीं है, तहरीक इंसाफ फरीक है।
फरीक तो तहरीक वो इंसाफ करें, बनी है, लेकिन पहले वो दाखिली किसने? 2018 का मुतालबा करें ना, फिर आप उनका दिफा कर लें कि वो ठीक मुतालबा करें। वो कर ही नहीं रहे तो आपका क्या काम है? इस वक्त मैं पाकिस्तान के एक मोतबर सहाफी के साथ मुखातिब हूँ, नहीं, नहीं। और मैं आपके सामने एक अदना सा तालिब इल्म बैठा हूँ। मैं आपसे बात करूं कि मेरी और आपकी बात हो रही है, लोग मुझे और आपको नहीं, मैं तो सुन रहे हैं। देखें, बेसिक फरीक तो सियासी जमातें हैं। ये मुतालबा पहले तहरीक इंसाफ से आना चाहिए कि 2018 की तहकीकात के लिए हम तैयार हैं, फिर आगे 2024 की बात होगी। जब मैंने 2024 की बात की, आप भाग के चले गए 2018 पे। जब मैंने कहा कि आए 2018 की धांधली की तहकीकात करते हैं और शुरू करते हैं जनरल बाजवा, जनरल कंवर जावेद बाजवा के किरदार से और फैज हमीद के किरदार से, आपने कहा नहीं वो तो तहरीक इंसाफ को मुतालबा करना चाहिए। तो अगर तहरीक इंसाफ ने मुतालबा करना है तो 2018 की बात करते हैं। लेकिन वो स्टेक होल्डर है। की बात क्यों करते हैं? नहीं नहीं, वो ऐसे ही जैसे आप 24 की बात करते हैं, मैं 18 की बात करता हूं। तो अच्छा, मैं तो आपकी बात पर आ गया, कि आए 2024 अच्छा नहीं, आपको लगता है कि ये पार्लियामान इस तरह अब नहीं चल सकती, क्योंकि आज हुकूमत ने कोरम का निशानदेही करके कहा कोरम पूरा नहीं है क्योंकि अपोजिशन के लोग पूरे नहीं थे, तो फिर हमें तो ये पार्लियामान चलती नजर नहीं आ रही। मुजम्मिल साहब, नहीं चल सकती और ना चलनी चाहिए। ये जो सैल्वेशन मेंटालिटी है कि आप जिसको भी लाके मेरे पर मुसल्लत कर दें और मैं कहूं माई बाप जिल्ले इलाही मैं हाजिर, नहीं हो सकता। अब ये क्यों हो? आप चाहते हैं इस मुल्क में लोग निकले जैसे वेंसेस्ले स्क्वायर में प्राग में लोग निकले थे? आप चाहते हैं लोग निकले जैसे 2011 में इजिप्शियन रेवोल्यूशन आया, लोग तहरीर स्क्वायर पर निकले? आप चाहते हैं लोग निकले जैसे 1979 में आजादी स्क्वायर तेहरान पर लोग निकले? आप लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं? वो किसी अमीर अब्बास साहब वो किसी ऑनेस्ट लीडरशिप के साथ निकले। इन्होंने 9 मई को कोशिश कर ली, धरनों से कोशिश कर ली, लॉन्ग मार्चों से कोशिश कर ली, लोग नहीं निकले इनके साथ। इनके साथ अवाम की सपोर्ट नहीं थी, तो इनके सारे ये नहीं बना सके तहरीर स्क्वायर, ये नहीं ला सके कोई इनकलाब, लोग इनके साथ नहीं थे। लोग उसके साथ नहीं थे, तो फिर अब सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, लोग उसके साथ नहीं थे तो फिर पार्टी सिंबल छीनने की जरूरत क्या थी? वो तो कानून का मामला है, वो कानून का मामला है, वो कानून का मामला है। मैं जानता हूं इस मुल्क में कानून ये है, नहीं, ये है कानून। आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए कानून और आइन मोहतरम है। जिन्होंने ये बनाया हुआ इस मुल्क के कानून को, उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं, ये कानून के सबक हमने बहुत सुनी है आप जैसे दानिशवरों से। नहीं, जहाँ कानून का ढक्कन रखना होता है वहाँ कानून फिट। कानून आपके मुफादात में आ रहे, कानून फाड़ के फेंक दो। नहीं कानून नहीं फाड़ा जा सकता। मुझे ब्रेक लेनी है, आपसे दोबारा अगले प्रोग्राम में बात होगी। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर भारतीय इलेक्शन पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, हम बात करेंगे भारत में इंतखाबात के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं भारत से ज्योति मल्होत्रा। हम उनसे भारत में आज पहले मरहले में 21 स्टेट्स में 102 नशिस्तों पर आज वोटिंग हुई है। ज्योति, क्या माहौल रहा आज वोटिंग का? पुरअमन रही आज 21 स्टेट्स की पोलिंग? जी देखिए, करीब 50% की पोलिंग हुई है, जो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि आमतौर पे 60-65% के करीब पोलिंग होती है। लेकिन ये पहला चरण है, पहला फेज है। 7 फेजेस होने वाले हैं। आखिरी फेज जो है वो 1 जून को होगा। 4 जून को रिजल्ट्स निकलेंगे, जैसे आप जानते हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि भारत क्योंकि विश्व का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो करीब 90 करोड़ की आबादी जो है इस पूरे एक्सरसाइज में शामिल होगी। और आज की तारीख में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक जो कंस्टिट्यूंसी उधमपुर के नाम से जो जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पर भी वोटिंग हुई। तमिलनाडु जो डीप साउथ है इंडिया के अंदर, वहाँ पे 39 सीट्स हैं, 39 सीटें हैं। वहाँ पर पूरा जो राज्य है वहाँ पे आज वोटिंग हुई है। हिमाचल, जो हिमालय की चोटी से जो ज़मीन लगती है, उत्तराखंड नाम उसका राज्य है, वहाँ पर वोटिंग हुई। तो
तो बस अब देखिए आने वाले दिनों में किस तरीके से जो है पोलिंग परसेंटेज क्या होता है, तो उसी का अब इंतजार है 4 जून को। कुछ वोटिंग मशीन ये पाए गए थे कि एक वोट जो एक्स्ट्रा वोट जो है वो बीजेपी के खाने में जा रहा था। तो फिर ये इलेक्शन कमीशन ने उसकी पूरी तहकीकात की और ये पता चला कि कोई या तो कोई ग्लिच था मेरा ख्याल, या शायद ग्लिच नहीं था, कि वो एक कोई मॉक एक्सरसाइज हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट को बकायदा एक ये रीअश्योर किया गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने वो पिटिशन जो है अभी भी सामने है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पिटिशनर्स चाहते थे कि जो पेपर ट्रेल होती है, जैसे शायद आपके देश में भी बैलेट पेपर्स होते हैं, तो बैलेट पेपर्स को टैली किए जाए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के साथ साथ। तो खैर अभी उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पेपर ट्रेल अब वापस भारत के अंदर आएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं शायद वही रहने वाली। जो प्री पोल सर्वेज आए हैं वो तो मोदी साहब की जीत दिखा रहे हैं कि बीजेपी इज इन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन। जी, आप भी समझती हैं बीजेपी इज इन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन, या कांग्रेस का जो 22 जमातों का इत्तेहाद है वो को फाइट पुट करेगा? देखिए जो ऑपोजिशन के का जो जमात है, जो कोalition है जिसका नाम इंडिया दिया गया है, INDIA, बहुत ही डिवाइडेड है, बहुत ही डिसयूनाइटेड है, बिल्कुल ही साथ नहीं काम कर रहे लोग। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ मिलकर लड़ रहे हैं, पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग हैं, गुजरात में कुछ और है। तो ये जो एक बहुत ही अजीब तरीके का कोalition जो इंडिया, जिसका नाम इंडिया दिया गया है, वो ना कोई उसमें कोई किसी को कोई समझ नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बंगाल में अब आज की तारीख में जो मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, उन्होंने ममता बनर्जी, बहुत ही एक स्ट्रांग शक्तिशाली औरत हैं जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि बंगाल के अंदर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज, वामपंथी पार्टीज बिल्कुल उनकी पार्टी के साथ यानी तृणमूल कांग्रेस के साथ शामिल नहीं होंगी। केरल में कुछ और है। तो बहुत ही कंफ्यूज्ड तरीके की स्थिति है कोalition को लेकर, ऑपोजिशन को लेकर। अब कोई अगर इतना ही डिसयूनाइटेड हो तो फिर ये तो इट्स अ नो ब्रेनर कि जो आपकी पार्टी, अगर जो रूलिंग पार्टी है इतनी स्ट्रांग है, इतनी शक्तिशाली है, इतना कंट्रोल है सारी चीज़ों के ऊपर, तो वो तो जाहिर है कि वो वापस आएगी। आज की तारीख में 300 जो आउटगोइंग पार्लियामेंट है, जो 17वीं लोकसभा है, उसमें उनकी 303 सीटें हैं। तो ऐसा लगता है कि 300 के करीब तो आनी चाहिए उनको। और ये अगर वो इतनी स्ट्रांग थे तो फिर केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी और ये प्री पोल रिगिंग ये सब कुछ क्यों ज़रूरी था मोदी साहब के लिए? अगर ये वन वे फाइट थी तो फिर इसकी ज़रूरत क्यों थी? ये मुजम्मिल, ये आपका सवाल, ये सवाल ये हम भी पूछ रहे हैं कि केजरीवाल की क्या जरूरत थी उसको गिरफ्तार करने की। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो आप जानते हैं कि करप्शन के पीछे भागता फिरता है पूरे देश के अंदर। और आज ये भी बहुत ही एक फनी सा एक किस्सा मैं आपको सुना दूं। उधर जो सेशंस कोर्ट में जो हुआ है, केजरीवाल के जो उनकी जो एडवोकेट है, वो उन्होंने कहा कि क्या है कि जो घर से उनके लिए खाना आता है, तो जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो वकील है, सुहेब हुसैन है उनका नाम, वो कहते हैं कि नहीं देखिए वो आम भेज रहे हैं, तो आम खाने की वजह से उनकी डायबिटीज जो है, उनकी शुगर लेवल बहुत ऊंची जा रही है। तो केजरीवाल के एडवोकेट ने कहा कि देखिए आम खाने से इतना कुछ नहीं होता, क्योंकि नेचुरल शुगर होता है आम के अंदर। तो इस तरीके की अजीबोगरीब बहस चल रही है। और आपका जो सवाल है पूरी तरह से जायज है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में पहली दफा जो है चुनाव में, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इट इज इन प्ले, और तब उनकी गिरफ्तारी हुई है। जो ये लिकर पॉलिसी की के बारे में जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बार बार जो जिक्र करती है, अब ऐसा भी नहीं है कि लिकर पॉलिसी जो दिल्ली में इन लोगों ने लागू की थी 3 साल पहले, 1921-22 की बात है, हम 24 में अब पहुंच चुके हैं। अगर उस वक्त इन्होंने जो गिरफ्तारियां की थी आम आदमी पार्टी के बड़े सीनियर लीडरान, 3 और लोग जो हैं जेल के अंदर हैं, तो अब इसमें दाल में तो कुछ काला है ही जरूर कि आपने इस वक्त पे सिटिंग चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी की है।
तो अब देखिए क्या होता है। अब 26 तारीख को फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब पर hearing क्या करनी आम चाहिए। आदमी पार्टी बीजेपी का वोट बैंक ग्रैब कर रही थी, हासिल कर रही थी? ये खतरा मौजूद था कि आम आदमी पार्टी का वोट बैंक बढ़ रहा है तेजी से, इसलिए ये किया गया है क्योंकि वो पंजाब भी जीते दिल्ली के बाद और लग रहा था वो और स्टेट्स भी जीत सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मुजम्मिल। देखिए, आम आदमी पार्टी छोटी सी पार्टी है। दिल्ली में जरूर उसका कब्जा है पिछले 8-10 सालों से। लेकिन दिल्ली की कुल मिला के 7 सीटें हैं, पंजाब में 11 सीटें हैं, पूरे देश के अंदर 543 सीट्स हैं। अब अगर जो आउटगोइंग लोकसभा जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया, 303 सीटें हैं बीजेपी के पास। अब कहाँ आम आदमी पार्टी, कहाँ बीजेपी, एक मतलब कोई समानता ही नहीं है इन दोनों पार्टियों के बीच। तो आपका ये जो सवाल है क्यों फिर इस तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट घूमी फिर रही है इन सब के पीछे, अब देखिए इसका जवाब तो मेरे पास है नहीं। लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ कि ये सारे करतूतों की वजह से मुझे जो लगता है कि आम आदमी पार्टी को, क्योंकि वो लड़ती दिख रही है, इतनी छोटी सी पार्टी है लेकिन वो लड़ती दिख रही है कि हम जो है गंगा नदी में बह जाएंगे, लेकिन हम लड़के जो है जाएंगे। अगर कुछ होगा भी हमारे साथ तो हम लड़ेंगे। और ऑपोजिशन का काम यही होता है कि नहीं मुजम्मिल? बिल्कुल। लड़ना होता है। लेकिन अगर आप सत्ता में, जी लेकिन कहिए। भारत, आपने खुद कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसकी कंटिन्यूटी तसलसल भी बहुत बड़ा है, तो अब ऐसा लग रहा है कि वन पार्टी सिस्टम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता भारत जा नहीं रहा नहीं, है। देखिए इसका आपको बिल्कुल बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वन पार्टी सिस्टम कोई नहीं होने वाला। जरूर बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एक इनकी कोशिश जरूर है कि हम जीत के आए। एक तो पहले 400 सीटें पार वाला वाला एक स्लोगन जो है कायम किया गया था, फिर उसके बाद 370, वो धारा 370 को लेकर जो जम्मू एंड कश्मीर में 5 साल पहले जो रद्द किया गया था। तो एक ये साइकोलॉजिकल टाइप जो करना है। लेकिन देखिए, आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन लोग कैसे कंट्रोल होंगे? आपकी आबादी जो है करीब 150 करोड़ की के लोग हैं, जिसमें 90 करोड़ के लोग जो वोट करने जा रहे हैं इसी चुनाव के अंदर। तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कितना करेंगे आप कंट्रोल, है ना? कोशिश तो आपकी, कोई आपको मना नहीं कर रहा, आप कोशिश पक्का कीजिए। उत्तर प्रदेश में आपका पलड़ा बहुत भारी है, 80 सीटें हैं यूपी में, जिसमें आपको 70 के करीब तो मिली जाएंगी। बिहार के अंदर टक्कर है, कांटे की टक्कर की नहीं मैं बता सकती। और साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, जहां पे पाकिस्तान को बिल्कुल कुछ पता नहीं है कि साउथ इंडिया में क्या हो रहा है, ना आपको बिल्कुल कोई दिलचस्पी है, ना कोई जानकारी है, ना कुछ है। लेकिन कोई बात नहीं, साउथ इंडिया में जितनी सीटें हैं उसमें तमिलनाडु में बिल्कुल एक सीट नहीं आने वाली बीजेपी को, केरल में बिल्कुल सीटें नहीं आने वाली, कर्नाटका में उनकी गिनती जो है कम हो जाएगी क्योंकि कर्नाटका में अभी कांग्रेस की सरकार है। तो ऐसा भी नहीं है कि ऑपोजिशन पूरी तरीके से लेट गई है। मुझे लगता है कि ऑपोजिशन को अच्छी फाइट देनी चाहिए थी। कांग्रेस की ये कमजोरी है कि कांग्रेस पार्टी ने सारी पार्टियों को, सारी ऑपोजिशन पार्टीज को साथ नहीं ला पाई, जो ये सबसे बड़ी कमजोरी मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की है। लेकिन और जब आपका वोटर देखेगा कि कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, तो फिर किसको वोट देगा वोटर? लेकिन तो ऐसा ऐसा भी पहली दफा हुआ है कि राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया है, केजरीवाल को वो तो पकड़ा गया। उस बात को तो हो गए ना साल, नहीं नहीं, पर इलेक्शन के ईयर में ही हुआ ना सारा कुछ, और फिर केजरीवाल पकड़े गए। फिर हमने कुछ देखा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जर्नलिज्म पर भी थोड़ा बात हुई, कुछ और चीजें भी ऐसा इंडिया में कम होता रहा है। नहीं, देखिए आप ये जो कंसर्न जो जाहिर कर रहे हैं, वो हमारे अंदर भी बहुत सारे कंसर्न है। मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ चंगा सी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि कोई कि अभी कोई टोटलिटेरियन स्टेट नहीं बनने वाला भारत। जो मीडिया है वो खास करके टीवी वाले जो हैं काफी झुके हुए हैं मोदी जी की तरफ, लेकिन एक बहुत ही इंडिपेंडेंट दिलचस्प किस्म का डिजिटल मीडिया आउटलेट्स हैं जो इतने पावरफुल भी नहीं है, इतने बड़े भी नहीं है, वो सब सही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह जो है भारत झुक पड़ा है और मायूसी छाई हुई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है मुजम्मिल। आपको आना चाहिए, आपको चुनाव कवर करना चाहिए, आपको वीजा नहीं मिलेगा, ये दूसरी बात है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2014
और 2024, 10 साल बीजेपी के। तो अगर आपने मुआवजा करना हो, कंपैरिजन करना हो, तो जमहूरी तकाज़ों में, आज़ादी में आपको नहीं लगता 10 साल में कमी हुई है? नहीं, किसकी आज़ादी की आप बात कर रहे हैं? मीडिया की आज़ादी की मीडिया बात की कर रहे हैं? आज़ादी, जमहूरी आज़ादी, इस पे हाँ, देखिए ये सवाल आपका बहुत अहम सवाल है और इसको मैं इग्नोर नहीं करूंगी और ना ही मैं एक अपनी पेट्रियाटिक किस्म से आपको जवाब नहीं देने वाली। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी इसीलिए एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहती हूँ मुजम्मिल, और जो हम सब जगह पढ़ रहे हैं कि मोदी जी, एक सब जगह नहीं, खास करके वेस्टर्न मीडिया में बहुत छाया हुआ है कि एक बहुत टोटलिटेरियन स्टेट की तरफ जो है भारत को लिया जा रहा है। कुछ हद तक ये सही इसीलिए नहीं है क्योंकि आप एक देश को इस तरीके से टोटलिटेरियन स्टेट की तरफ नहीं ले जा सकते। जैसे मैंने आपको नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बारे में जो डिफरेंसेस बताए, और एक ना जो जब हम बात करते हैं तो ये डिफरेंसेस भी जानने की जरूरत है। अगर आप नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के बारे में बात करते हैं, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, और कौन सी स्टेट्स हैं नॉर्थ इंडिया में? महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर है। यूपी में बिल्कुल कोई टक्कर नहीं है। बीजेपी इज गोइंग टू विन 80 सीटों में से 70-72 तो सीटें आ जाएगी बीजेपी को। लेकिन एक ये जो आप कोशिश की बात कर रहे हैं कि एक कंट्रोल वाली बात, ये जाहिर है, ये पक्का आपकी बात बिल्कुल उससे मैं सहमत हूँ कि कंट्रोल करने की कोशिश बहुत है, लेकिन इतनी आसानी से लोगों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बस आखिरी सवाल आपसे मेरा कि बहुत पाकिस्तान में बात की जा रही है कि इलेक्शंस के बाद भारत के साथ कोई ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएंगे, अब एक नए मोदी होंगे, वो पाकिस्तान से तजारत खोल लेंगे। इलेक्शन तक सब हॉल्ट था, पाकिस्तान ने सिग्नल्स दिए हैं, तो इलेक्शंस के बाद ट्रेड खुलेगा, हाई कमिश्नर्स वापस आएंगे। आपको ऐसा लगता है कि मोदी जी की पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान इलेक्शंस के बाद बदलेगी? देखिए, आपके पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं मरियम नवाज शरीफ, उन्होंने कल ही कहा है और बहुत ही अच्छा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है जो हम सब ने, और हमारे न्यूज़पेपर, आज हमारे अखबारों में ये स्टेटमेंट सब जगह छाया हुआ है फ्रंट पेजेस पे कि नवाज शरीफ की बेटी है मरियम नवाज शरीफ। मतलब इट्स अ वेरी गुड स्टेटमेंट कि हमको पड़ोसियों के साथ झगड़ना नहीं चाहिए। अब ये देखिए, एक बहुत ही एक मामूली सी बात, अगर आप और मैं अगर हम पड़ोसी हुए तो हम एक दूसरे के साथ इसीलिए नहीं झगड़ सकते क्योंकि हमको एक दूसरे की जरूरत कभी ना कभी पड़ने वाली है। तो अगर पड़ोसी मुल्क भी अगर उनको जो है इंटेलिजेंस होती तो वो ये ऐसी बातें ना करते। जहां तक मोदी जी का सवाल है, देखिए, मैं कोई मेरे पास कोई ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ना ही मेरे पास ना मैं हाथ वाथ पढ़ती हूँ किसी के कि मुझे पता चले कि मोदी जी क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं। क्योंकि शुरू में आपको याद होगा 2014 में जब वो चुन के आए थे, जब पहली दफा प्रधानमंत्री बने थे, तो मियां नवाज शरीफ उस वक्त पाकिस्तान के पीएम थे, वो भी पधारे थे हिंदुस्तान। उसके बाद मोदी जी मरियम नवाज शरीफ की बेटी की शादी पे गए थे लाहौर, रायबेंड। तो अब देखिए, इंडिया पाकिस्तान में ये जो उतार चढ़ाव की जो बातें हैं ये होती रहती हैं, बैक चैनल में क्या है क्या नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर इंडिया अपने आप को रीजनल पावर समझता है या एक सेल्फ इमेज है भारत की कि आप रीजनल पावर बन रहे हैं, तो आप अपने पड़ोसियों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो या अफगानिस्तान हो। तो कुछ ना कुछ तो मेरे हिसाब से होना भी चाहिए, और प्रधानमंत्री मोदी, जो ऐसा लगता है 99% वो चुन के वापस आ रहे हैं, और उनको कुछ करना भी चाहिए। अगर उनके एक लेगेसी का सवाल है तब तो पक्का करना चाहिए, लेकिन देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। बहुत शुक्रिया ज्योति मल्होत्रा हमारे साथ बात करने का। आपको बार बार फिर भी तंग करते रहेंगे जैसे जैसे भारत में इंतखाबात के अगले मरहले होंगे। या वक्त आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मुजम्मिल सोहरावर्दी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।